हेलो एवरीवन, जुडिशरी विंग्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन सभी छात्रों के लिए जो यूपी एपीओ की इंतज़ारी कर रहे थे कि उसकी वैकेंसी जल्दी से आ जाए। तो वैकेंसी की खबर है कि जल्दी ही आने वाली है। लगभग 150 प्लस पोस्ट की बात है और हो सकता है कि ये 2 पार्ट में भी आए, बट हमको उस पर नहीं ध्यान देना है। आयोग को जब वैकेंसी निकालनी है तब निकालेगा, मेरे और आपके या किसी और के कहने से जो वो सूत्र होते हैं उन सूत्रों के बताने से भी नहीं आएगा। वैकेंसी अपने टाइम से आएगी। अभी 2022 में आई थी और लगभग तीसरा साल ये होने वाला है, अभी तक वैकेंसी आई नहीं है। बट फिर भी जब भी आ जाएगी, आप सबको पता है कि जैसे ही चाहे यूपी पीसीएस-जे की वैकेंसी हो चाहे यूपी एपीओ की वैकेंसी हो, वो जैसे ही आती है तुरंत वो क्लियर हो जाती है। उसके लिए वो बहुत समय नहीं लेती है। ये जितने भी यूपी एपीओ और जे के एग्ज़ाम्स को देते हैं उनको भली भांति पता है। ऐसा नहीं है कि ये 1-2 साल वैकेंसी चलती है, 1 साल के अंदर ये सारा कुछ मामला ख़त्म हो जाता है। तो यूपी एपीओ में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। हमको उन सभी जो बदलाव होंगे उसके साथ में तैयार होके अपनी तैयारी को एक कहेंगे कि मजबूती और एक धार देना है, ठीक है, ताकि ये जो प्रयास हो यूपी एपीओ के एग्ज़ाम देने का, ये आपका प्रयास खाली ना चला जाए। ये प्रयास ऐसा होना चाहिए कि आप अंतिम जो परिणाम है, जो अंतिम चयन सूची निकलती है, उसमें आपका नाम होना चाहिए। इस तरीके से हमारी तैयारी होनी चाहिए और पूरी की पूरी जो जुडिशरी विंग्स की टीम है वो आपके साथ में लगी रहेगी और आपको हर स्टेप पे जहां भी हो सकेगा हम लोग हर स्टेप में आपके साथ में रहेंगे और मदद भी करेंगे। तो देख लेते हैं कि हम अब क्या क्या जो बदलाव की बात हो रही है वो क्या क्या बदलाव अब आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे या अभी बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जो अभी एलएलबी को पास किए हैं और वो तैयारी के फेज में उतरे हैं, तो उनको अभी क्लियरिटी नहीं है कि कैसे वैकेंसी यूपी एपीओ की आती है, किस पोस्ट के लिए होती है, और पूरा का पूरा जो सिलेबस है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या रहेगा और किस किस पार्ट पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस होना है, किस पार्ट पर, किस सब्जेक्ट पर आपको अपनी सबसे ज़्यादा पकड़ बना के रखनी है, ताकि आपका ना तो प्री रुके ना मेंस रुके, और जब आपका प्री मेंस नहीं रुकेगा तो आपका इंटरव्यू भी नहीं रुकेगा। उस हिसाब से हम सब आप साथ मिल के तैयारी को अपनी धार देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा यूपी एपीओ का एग्जाम होगा उसको कराता कौन है। तो कौन कराता है आपको मैं बता देता हूं, ये कराता है यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। जो पोस्ट का नाम है वो क्या होता है, एपीओ होता है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। क्या होता है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर इस पोस्ट का नाम है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, एपीओ भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं कि इसको कराता कौन है। यही है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, जो बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एपीओ के लिए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी होती है वो है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर की मिनिमम डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप 3 ईयर एलएलबी किए हो या फिर आप बीए एलएलबी किए हो जो 5 ईयर एलएलबी होती है। अब मैं इसको 5 ईयर कर देता हूं ना, क्योंकि ढेर सारी एलएलबी होती है, बीबीए एलएलबी, बीसी एलएलबी और बहुत ढेर सारी होती है, तो मैं 5 ईयर एलएलबी इसको कर देता हूं, ठीक है। 5 ईयर एलएलबी अगर ये है आपके पास, प्लस आपके पास और क्या होना चाहिए, मिनिमम जो एज की एज लिमिट है वो 21 ईयर की होनी चाहिए। आपकी जो एज होगी वो मिनिमम 21 ईयर की होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम कितनी जाती है उत्तर प्रदेश में, 40 ईयर्स तक जाती है। ये मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, रिजर्वेशन के हिसाब से एज बढ़ जाती है, ठीक है। रिजर्वेशन के हिसाब से अर्थात ओबीसी और जनरल के लिए सेम रहती है, बट एससी के लिए 45 चली जाती है और एसटी के लिए 47 या 48 चली जाती है या 50 चली जाती है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जो
एग्जाम का पैटर्न होता है, एग्जाम 3 चरणों में होता है। पहला होता है आपका प्रीलिम्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट इसको बोलते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट ये बोलते हैं कि आपका एक प्री का एग्जाम होता है, उसमें ये देख लिया जाता है कि आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है कि नहीं, अर्थात आपके अंदर कोई भी जो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो एपीओ या जे के लिए, तो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपका जो एप्टीट्यूड है वो विकसित है या नहीं। तो नॉर्मल होता है कि जो प्री का एग्जाम होता है वो सिर्फ छटनी की प्रक्रिया होती है, स्क्रीनिंग, अर्थात जो ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं कि सीरियस नहीं होते हैं तो उनको प्री से छांटने का एक काम होता है, ताकि अब एक साथ सबका मेंस नहीं कराया जाता, तो एक छटनी की प्रक्रिया होती है। इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है मित्रों क्योंकि अगर आपने प्री नहीं क्वालिफाई किया, अगर आपका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फिर आप ये जो मेंस का आपका एग्जाम है इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेंस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन प्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्री नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो आप मेंस नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आपका आ जाता है मेंस। जैसे ही आप प्री क्वालिफाई करते हैं 3 से 4 महीने के अंदर मेंस का एग्जाम हो जाता है। तो ये मेंस का एग्जाम होता है। अभी मैं आगे पूरा और डिटेल में बात करूंगा, अभी यहाँ पे छोटा छोटा समझ लेते हैं। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू अर्थात आपकी जो अंतर्वैयक्तिक कौशल है उसको यहाँ पर जांचा परखा जाता है। ये आपका ये दोनों जो होते हैं ये आपके सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं, ठीक है, या आपका नॉलेज का ये टेस्ट होता है जो प्री और मेंस होता है। लेकिन जो इंटरव्यू होता है ये आपके सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं होता है, ये आपके किसका टेस्ट होता है, व्यक्तित्व का टेस्ट होता है कि आप किन परिस्थितियों में कैसा निर्णय लेंगे या कैसा डिसीजन लेते हैं, ये इंटरव्यू डिसाइड करता है। उस हिसाब से फिर सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। फिर जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेता है उसका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आगे हम लोग क्या करेंगे। चलिए उसके बाद क्या होता है, अब आता है आपका प्री का एग्जाम। जो आपका प्री का एग्जाम है ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव अर्थात ये क्या होता है आपका एमसीक्यू पैटर्न पे होता है। एमसीक्यू पैटर्न पे ये जो आपका प्री का एग्जाम होता है एमसीक्यू बेस्ड होता है, अर्थात एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक चूज करना होता है। अर्थात आपको जो प्रश्न दिया जाएगा उसका उत्तर भी उन्हीं 4 विकल्पों में होगा। अर्थात ये प्री बहुत ही एक कह सकते हैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम होता है और बहुत टफ एग्जाम भी होता है। ये दोनों कैटेगरी में आता है। ये प्री ऐसा एग्जाम है क्योंकि सिंपल इसलिए है क्योंकि आपको एक प्रश्न दे दिया गया, प्रश्न का जो उत्तर है वो 4 ऑप्शन में दे दिया जाता है। अब अगर आपने पढ़ के रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि चारों में से सही आंसर कौन सा है। तो आपके सामने प्रश्न का उत्तर भी होता है, तो इसलिए सिंपल होता है। टफ क्यों होता है, टफ इसलिए होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं वो एकदम क्लोज होते हैं, तो आप उसमें डिसाइड नहीं कर पाते अगर कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये होता है प्री, ये होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। दूसरा होता है आपका मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम कैसे होता है, ये रिटन होता है, ठीक है। रिटन अर्थात ये सब्जेक्टिव टाइप में होता है, अर्थात आपको एक कोई प्रश्न दे दिया जाएगा और फिर आपको एक पेपर में लिखना होगा पूरा का पूरा आंसर 200 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में, है ना। अभी हम आगे बात करेंगे उन सब टॉपिक्स पे। तो आपको लिखना होता है। और जो इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू से आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि कैसे होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में बस आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है बस। तो एक बोर्ड बैठेगा 5-6 लोगों का, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस भी होते हैं, लॉ के विशेषज्ञ भी होते हैं, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके मेंबर्स भी होते हैं, और भी ढेर सारे लोग होते हैं। वो 5-6 लोगों की टीम होती है, वो बैठती है, फिर आपसे पूछती है सवाल, तो उसका आपको आंसर करना होता है। ये होता है इंटरव्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं क्या क्या होता है।
तो पहले हम लोग किस पे बात करेंगे? पहले हम लोग बात करेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम्स पे, कि हमको प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई करना है तो हमको क्या क्या करना होगा, हमको किन किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। चलिए अब हम प्री के एग्जाम की बात कर रहे हैं यहां पे। प्री का जो एग्जाम होगा आपका, ये 2 पार्ट में बटा होगा। कितने पार्ट में बटा होगा? 2 पार्ट में बटा होगा। फर्स्ट पार्ट होगा, एक बार मैं यहां पे आके बता देता हूं आप लोग को फिर से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए, ये जो आपका प्री का एग्जाम है, ये जो आपका प्री का एग्जाम है, ये कितने पार्ट में बटा होगा? 2 पार्ट में बटा होगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। अच्छा, प्री में टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं? जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं। और जो आपको समय दिया जाता है वो 120 मिनट्स का दिया जाता है। 120 मिनट्स अर्थात 2 घंटे का, 2 आवर्स का समय दिया जाता है। 150 क्वेश्चंस होते हैं। अब आपको ये लगेगा कि 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, तो समय कहीं ना कहीं कम होता है। लेकिन जो यूपी एपीओ या बहुत सारे यूपी एपीओ, उत्तराखंड एपीओ में और बिहार का एपीओ, ये एपीओ के जो एग्जाम्स होते हैं, ये ऐसे एग्जाम्स होते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से सरल होते हैं और बहुत लेंदी नहीं होते। तो आप अगर एपीओ का एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि आपको 120 मिनट भी ज़्यादा लगता होगा, पेपर जल्दी हो जाता है। तो 120 मिनट का समय दिया जाता है, 2 पार्ट में बटा होता है। जो पहला पार्ट होता है वो जीएस का होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो किसका होता है? लॉ का होता है, ठीक है। पहला पार्ट किसका हो गया? जीएस का, दूसरा लॉ का हो गया। अब आप क्वेश्चन बांट देते हैं कि क्वेश्चंस कितने कितने आते हैं। जीएस में टोटल आपके आते हैं 50 क्वेश्चंस, और जो लॉ होता है उसके कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका ये होता है टोटल 150 क्वेश्चंस के आपके प्री का एग्जाम्स होता है। नंबर एक एक का ही होता है, ठीक है। तो ये आपका वही 150 हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग है यूपी में, यूपी में नेगेटिव मार्किंग भी है, अर्थात आप 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। मतलब पॉइंट यहां पे मैं लिख देता हूं 0.25, ये आपका कट जाता है 0.25% नंबर, मतलब आपका नंबर कट जाएगा एक क्वेश्चन पे। तो 4 पे कितना कट जाएगा? 1 नंबर पूरा कट जाएगा आपका, एक क्वेश्चन का पूरा। तो ये हो गया आपका जीएस का और लॉ का, कि दोनों में क्वेश्चंस में क्या क्या डिवीजन होता है, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और लॉ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किस सब्जेक्ट पे आपको करना है, ताकि आपका जो आप प्री है वो रुकने ना पाए। क्योंकि अगर आपका प्री रुक जाएगा तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा 2-3 साल, और तब तक आपकी एज भी ज्यादा हो जाएगी। और एपीओ क्वालिफाई करने का क्या फायदा होगा, वो आपको पीसीएसजे क्वालिफाई करने से ज्यादा फायदा आपका एपीओ का होगा। वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। कि अगर आप मुझसे पूछें कि एपीओ क्वालिफाई करना ज्यादा सही है या पीसीएसजे, तो मैं कहूंगा कि आप एपीओ क्वालिफाई करिए पीसीएसजे को छोड़ के। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन उसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन आपके फायदे के लिए मैं बताऊंगा। कि जो बताऊंगा मैं वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा धैर्य के साथ। चलिए आप देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, कहां कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला होता है जीएस का पार्ट 1, मैंने बताया था कि जब आप जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे तो जनरल साइंस
से क्वेश्चंस होते हैं, साइंस से अर्थात जनरल साइंस। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लूसेंट की साइंस की भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एपीओ कैसे एपीओ क्वालिफाई करने के लिए जो बुक लिस्ट होगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि वो चीज़ भी आपके लिए आसान हो जाए। तो साइंस से कितने क्वेश्चंस आते हैं? टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स का, जो आता है कितने नंबर के आते हैं? 10 नंबर के आते हैं, अर्थात 10 क्वेश्चंस आते हैं किससे? करंट अफेयर से। उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपका क्या आ जाता है? पूरा आपका आ जाता है, अर्थात आपका प्राचीन भारत भी आ जाएगा, ठीक है, प्राचीन भारत भी आ जाएगा, मध्यकालीन भी आ जाएगा आपका, ठीक है, और आधुनिक भी आ जाएगा। ये तीनों आ जाता है इसमें। और साथ ही साथ में क्या दे दिया आपका, इससे जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से अर्थात इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं? 8 क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद में हिस्ट्री का ही एक टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट से 8 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल कितने क्वेश्चंस बन जा रहे हैं? अगर यहां पर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितने क्वेश्चंस हो गए? हिस्ट्री के 16 क्वेश्चन हो गए। 16 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ किस सब्जेक्ट से आ रहा है? हिस्ट्री से आ रहा है। तो आपको जो ध्यान देना होगा, आपको हिस्ट्री पे ध्यान ज्यादा देना होगा। दूसरा आपका आता है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो इंडियन पॉलिटी हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट हो गया, और इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस जो आते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं। तो यहां पर 4 क्वेश्चंस आपके पॉलिटी से आते हैं, ठीक है, पॉलिटी से 4 क्वेश्चंस आते हैं, और इकोनॉमी से कितने आते हैं? 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 8 क्वेश्चंस आपके हो गए इकोनॉमी से। जो सबसे लास्ट होता है जीएस में वो आता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन। वर्ल्ड ज्योग्राफी, अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और वो क्या करते हैं, भारत का भूगोल भी पढ़ने लगते हैं, अर्थात इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ने लगते हैं। वो नहीं करना है। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन से कितने क्वेश्चंस आते हैं? 8 क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो टोटल आएंगे 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो जीएस से आपके आते हैं टोटल 50 प्रश्न, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं एपीओ के एग्जाम में, यूपी एपीओ के एग्जाम में। चलिए, ये चीज समझ में आ गई हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए, आगे बढ़ लें? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की बात करते हैं। एक ही पेपर होता है जो 2 खंड में विभाजित होता है। जीएस का 50 प्रश्न अलग और लॉ का 100 क्वेश्चंस अलग, तो टोटल 150 होते हैं। तो पार्ट 2 की हम लोग बात कर लेते हैं कि पार्ट 2 में, जैसा कि मैंने बताया, पार्ट 2 में लॉ होता है, और लॉ में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्या बात कर रहा है। देखिए, सबसे पहले आता है इंडियन पिनल कोड। अब जो बदलाव की बात मैं कर रहा था, बदलाव की बात यह है कि आईपीसी के साथ में बीएनएस भी आ सकता है, ठीक है। आईपीसी के साथ में बीएनएस भी आ सकता है। इसका रीजन ये है कि आप सब देख रहे होंगे कि कंपटीशन का लेवल दिनों दिन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो कंपटीशन का लेवल और टफ बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए जब तक आईपीसी के साथ बीएनएस नहीं जोड़ेंगे तब तक नहीं बढ़ेगा। अगर बीएनएस कर देंगे, अगर आईपीसी को हटा के बीएनएस कर दिया जाता है, चलिए वो सरकार का डिसीजन होगा या आयोग का डिसीजन होगा कि वो क्या करती है, बट अभी हमको इसके लिए तैयार रहना है कि आईपीसी के साथ में बीएनएस भी आएगा या आ सकता है। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। तो कितने क्वेश्चंस आते हैं इससे? 35 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से आते हैं? आईपीसी से आते हैं। और जीएस में सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से आता है? हिस्ट्री से आता है। हिस्ट्री से 16 प्रश्न आते हैं आपके, और 35 क्वेश्चंस आते हैं आपके आईपीसी के। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपका है
इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इसके साथ में आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम अर्थात बीएसए भी आ सकता है। और वो कितने क्वेश्चंस आते हैं? 25 क्वेश्चंस आते हैं। जो तीसरा है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो होता है, जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स होते हैं, जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, उनके लिए होता है, वो होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या अर्थात इसको सीआरपीसी भी बोलते हैं। अब इसके साथ में क्या आ सकता है? बीएनएसएस आ सकता है। और बीएनएसएस से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं? आते हैं 25 क्वेश्चन। तो 35 आपके आईपीसी से हो गए, 25 आपके एविडेंस एक्ट से हो गए, 25 आपके किससे हो गए? सीआरपीसी या बीएनएसएस से हो गए। और जो सबसे लास्ट में आपका है, सबसे लास्ट में आपका उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट प्लस रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन, उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशंस, इससे टोटल 15 प्रश्न आते हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो कितने हो गए आपके? ये टोटल हो गए आपके 100 क्वेश्चन, 25 25 50 35 15 50, अर्थात आपके टोटल कितने हो गए? 100 प्रश्न ये हो गए। और 50 प्लस आपके जीएस के हो गए। ठीक है, टोटल आपके हो गए 150 क्वेश्चंस हो गए आपके एपीओ के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा एग्जाम है। अब मैं उस चीज की बात कर लेता हूं जिस चीज के लिए, हाँ चलिए ये हो गया। अब मैं उस चीज की भी बात कर लेता हूं कि एपीओ का एग्जाम क्वालिफाई क्यों करना चाहिए जुडिशरी पीसीएसजे की अपेक्षा। देखिए, जब आप पीसीएसजे क्वालिफाई करेंगे तो आप सिविल जज बनेंगे, फिर उसमें प्रमोशन धीरे धीरे होगा आपका। फिर आप जब हायर सर्विस के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको एक क्वालिफाइंग एग्जाम देना होता है, उसको देंगे आप। बट जब आप एपीओ का एग्जाम देते हैं, जब आप एपीओ का एग्जाम, आप जब एपीओ बन गए, ठीक है, जब आप एपीओ बन गए, मान लीजिए कि अभी 2022 का एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2022, 2023 में वो सारे लोग ज्वाइन किए थे, ठीक है, 2023 में ज्वाइन किए थे। 7 साल की प्रैक्टिस, 7 साल के अनुभव के बाद में आफ्टर 7 इयर्स जो एपीओ होते हैं किसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं? एचजेएस, हायर जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कौन? जो एपीओ होते हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं। अर्थात जिन लोगों ने 2023 में एपीओ ज्वाइन किया था वो 2030 में किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे? एचजेएस के लिए। और अगर वो 2030 में एचजेएस का एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो क्या बन जाएंगे? सीधे सीधे एडीजे की पोस्ट वो पा जाएंगे। ठीक है, एडीजे की पोस्ट, अर्थात एपीओ से सीधे किस पे चले जाएंगे? एडीजे बन जाएंगे। अब मान लीजिए कि अभी 2022 की पीसीएसजे की भी वैकेंसी आई थी। 2022 में जिन लोगों ने भी अगर मतलब जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, अब उनको जो पीसीएसजे है, यहां पे अलग मैं बना देता हूं, यहां पे 1 मिनट, चलिए, अगर जो पीसीएसजे 2022 का जो एग्जाम था ये भी सब 2023 में ज्वाइन किए। अब ये 2000 इनको 10 साल तो लग जाएगा, 10 इयर्स लग जाएगा कहां तक पहुंचने में? 10 इयर्स कहां तक लग जाएगा? सीजीएम पहुंचने में। ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने में इनको कितना समय लग जाएगा? 10 साल लग जाएगा। तो ये 2023 में ज्वाइन किए, तो कितने में? ये 2023 में ये सीजीएम बनेंगे। 2000 कितना होगा? 33, 2033 में सीजीएम बनेंगे। ठीक है, और यहां पर क्या बन जा रहे हैं? 2030-31 में क्या बन जा रहे हैं? यहां पे 31 भी कर देता हूं भाई।
2030-31 में क्या बन जा रहे हैं आप? एडीजे बन जा रहे हैं। और इनको एडीजे बनने में कम से कम जो समय लगेगा 15 साल लगेगा। 15 साल। जो पीसीएसजे क्वालिफाई करके एडीजे बनेंगे, हायर जुडिशियल में आएंगे, उनको लगभग 15 से 20 साल लगता है। और यहां पर आप कितने साल में बन जा रहे हैं? 7 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। वैकेंसी आई, आप खटाक से फॉर्म भरे, खटाक से आपका निकल गया, आप 7 से 8 साल में आप एडीजे बन गए, एपीओ से सीधे एडीजे। तो जिन लोगों को भी लगता है कि उनको थोड़ा जल्दी ऊपर जाना है, फिर आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं यहाँ से। जब आप एडीजे जल्दी बन जाते हैं तो आपके चांसेस होते हैं हाई कोर्ट पहुँचने के, मतलब हाई कोर्ट जज बनने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब जिन लोगों को थोड़ी सी कठिनाई होती है कि अपनी तैयारी को कैसे लंबे समय तक चलाएं, पैसा नहीं होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको भी घर परिवार से दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि शादी विवाह का। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मतलब एपीओ का एग्जाम काफ़ी अच्छा होता है, जो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं हम लोग। ये अब हम बात करें मेंस के एग्जाम की। मेंस का एग्जाम का जो पैटर्न होगा, एक बार आप लोग देख लीजिए इसको पूरा, फिर मैं इसकी आगे बात करता हूं। चलिए, जो मेंस का एग्जाम होगा आपका, मैं बता, हाँ मेंस का एग्जाम कैसे होगा? रिटन में होगा, जो मैं पहले बता चुका था कि आपका जो मेंस का एग्जाम होगा वो रिटन टेस्ट होता है आपका। ठीक है, सब्जेक्टिव होता है। तो कितने होंगे आपके? 4 पेपर होंगे। ठीक है, पहला पेपर होगा आपका जनरल नॉलेज का होगा। कितने क्वेश्चंस के होंगे? 100 क्वेश्चंस के होंगे। अरे सॉरी, 100 नंबर के होंगे ये क्वेश्चन, ये जनरल नॉलेज का। उसके बाद जनरल हिंदी का पेपर होगा, ये कितने के होंगे? 100 नंबर के ये भी होंगे। उसके बाद क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, तो क्रिमिनल लॉ में क्या आ जाएगा आपका? आईपीसी या बीएनएस या बोथ। और प्रोसीजर में क्या आ जाएगा आपका? सीआरपीसी या बीएनएसएस। ये कितने का होगा? 100 नंबर का होगा। यहां पर लॉ में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है वो एविडेंस एक्ट रखता है। आपका